वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसके हम एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है वो अपने स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने जो हिस्ट्री की एमसीक्यू की सीरीज़ थी वो हमने कंप्लीट की थी नोट्स के साथ, यानी कि पहले हम नोट्स से पढ़ेंगे, यानी कि जो मेन पॉइंट है पहले हम उन्हें देखेंगे और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है वो हम करेंगे, जिससे क्या होता है हमें याद रहते हैं, क्योंकि हमें याद ही तो रखना है। तो आज से आपकी क्लास 12 के एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट हो रही है और आपको क्या करना है, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 1 यानी कि शीत युद्ध का दौर। इसे हम इंग्लिश में कोल्ड वॉर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? शीत युद्ध का मतलब ही होता है कि युद्ध होने की संभावना होना पर युद्ध न होना। तो शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था विश्व में दो महाशक्तियों के बीच में कौन कौन सी थी? यूएसए और यूएसएसआर। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन बैंक सीबीएसई ने जारी किए हैं, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन बैंक है, अगर नहीं देखे हैं तो हमने आपको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किए हैं। सीबीएसई ने इंग्लिश मीडियम में किया है और हमने आपको हिंदी मीडियम में किया है। तो देखिए, जो शीत युद्ध है दो महाशक्तियों के बीच में था, एक तो यूएसए और दूसरी यूएसएसआर। यहाँ पर हम के बारे में देखेंगे कि जो शीत युद्ध है वो कब स्टार्ट हुआ था, किस टाइप से ख़त्म हुआ, उसके बीच में जो भी मेन चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो आपके चैप्टर में हैं। और ये क्या है, 2021 से लेकर 2022 का जो सिलेबस है उस पर बेस है। जो क्यूबा मिसाइल संकट है वह कब हुआ था? वह हुआ था 1962 में। तो आपको ध्यान रखना है क्यूबा मिसाइल संकट। अब जो क्यूबा है वो किसके पास में है? वो है सोवियत संघ, यूएसएसआर। वो क्या है? अमेरिका के पास में है क्यूबा। और क्यूबा पर किसका नियंत्रण हो गया था? इनडायरेक्टली सोवियत संघ का हो गया था। तो क्या हुआ, यूएसए को यह डर हुआ कि क्यूबा मेरे बिल्कुल पास है और सोवियत संघ क्या है, कट्टर दुश्मन हो गए थे एक दूसरे के। तो सोवियत संघ क्या कर सकता है, कभी भी अगर वह चाहता है कि वह अमेरिका पर हमला करे तो क्यूबा के द्वारा करवा सकता है। तो इसलिए क्या है, वहाँ पर इसी कारण क्या है, जो ये शीत युद्ध है इसका आरंभ भी समझा जाता है। तो 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। अब देखिए, जो शीत युद्ध है वो कब से शुरू हो चुका है। जैसे ही विश्व में दो महाशक्तियाँ आती है, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। कब होता है दूसरा विश्व युद्ध समाप्त? 1945 में। तो वैसे ही क्या होता है, विश्व में दो महाशक्तियाँ आ जाती है, एक तो यूएसए और दूसरी यूएसएसआर। तभी से क्या है, ये शीत युद्ध है ये स्टार्ट हो जाता है। शीत मतलब क्या होता है? ठंडा, यानी कि युद्ध होने की संभावना रहती थी पर युद्ध नहीं हुआ था। असल में युद्ध नहीं हुआ था, हमेशा रहता था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, कभी भी पर हुआ नहीं था ऐसा। तो इसको ही शीत युद्ध कहा जाता है। तो इसका आरंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। और ये 1945 में ख़त्म हो गया था हमारा जो दूसरे विश्व युद्ध है। तभी से जो ये शीत युद्ध है आरंभ हो गया था। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो ये शीत युद्ध है ये कैसे ख़त्म हुआ था, इसकी भी एक स्टोरी है अपनी। वो क्या है, जो अमेरिका है उसने क्या किया, जापान के जो दो शहर है उसमें अगस्त 1945 में हमला कर दिया। अब चैप्टर 1 के बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो हमने पहले ही आपके लिए वीडियो प्रोवाइड की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, जो अमेरिका है उसने क्या किया, जापान के जो दो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो शहरों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। इन दो शहर पे अमेरिका ने क्या किया, परमाणु बमों से आक्रमण करवा दिया, यानी कि परमाणु बम गिरा दिए। और उसी के साथ क्या है, जापान ने अपने घुटने टेक दिए। जापान क्या हो गया, युद्ध से पीछे हो गया। वहीं पर क्या हो गया, जो ये युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वो वहीं पर ख़त्म हो गया। अब देखिए, जो मित्र राष्ट्र है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर बम गिराए थे। तो ये सारे जो एमसीक्यूज़ हैं किस टाइप से आपके पूछे जाएंगे, और भी जो बाकी एमसीक्यूज़ जो इन नोट्स में और भी जो बाकी क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे नोट्स में कवर नहीं हुए वो भी हम एमसीक्यूज़ में करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए, जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, आपको एक और काम करना है, मुझे कमेंट में बताना है कि इस तरीके से पढ़ाने का जो तरीका है आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, यानी कि नोट्स के साथ जो आपके एमसीक्यूज़ है वो कवर करवाना आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब देखिए, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, जो विश्व था वो दो गुटों में बट गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, नाम याद करना है आपको। और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन था? जर्मनी, इटली और जापान। ये सब कुछ आपका एनसीईआरटी बुक से आपके नोट्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। कौन सा संगठन था? नाटो क्या है, अमेरिका का संगठन था। और वार्सा पैक्ट
जिसे वार्सा संधि कहा जाता है, लाल नाटो कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, लाल नाटो कहा जाता है, वार्सा पैक्ट कहा जाता है, वार्सा संधि कहा जाता है, वो पूर्वी गठबंधन था। यानी कि ये क्या था, यूएसएसआर का संगठन था। तो जो ये वार्सा पैक्ट है इसे पूर्वी गठबंधन कहा जाता है, और जो नाटो है उसे पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। यानी कि जो जर्मनी थी वो दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक तो पश्चिमी जर्मनी और एक पूर्वी जर्मनी। जो पश्चिमी जर्मनी था वो कहाँ पर था, अमेरिका के साथ मिला हुआ था, यानी कि उसके संगठन में शामिल था, और जो पूर्वी जर्मनी था वो किसमें शामिल था, यूएसएसआर के संगठन में शामिल था। ठीक है, तो इसीलिए इसे पूर्वी गठबंधन कहा जाता था। अब जैसे कि आप मैप में देखेंगे, अब देखिए जो ये वार्सा संधि है ये कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1955 में। ध्यान रखना है, वार्सा संधि 1955 में। नाटो का जो गठन है वो कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में। यानी कि वार्सा जो पैक्ट है उससे पहले ही क्या है, नाटो बन गया था। तो नाटो अमेरिका का है संगठन, और वार्सा जो है वह किसका है, यूएसएसआर, सोवियत संघ का है। तो ये कब हुआ था, जो नाटो है वो 4 अप्रैल 1949 को, और जो वार्सा संधि है वो 1955 में। आपको ध्यान रखना है, द्वितीय जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और जो ये कोल्ड वॉर चला था, शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 में, उसके 10 साल बाद क्या हुआ, जो वार्सा संधि है वो की गई थी। यानी कि वार्सा जो पैक्ट है उसका गठन किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी 10 साल बाद। इसे याद कर सकते हैं आप। और नाटो जो है 1949 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था, और इसका पूरा नाम क्या है नाटो का, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। आपको ध्यान रखना है जो संस्थापक सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी थी, यानी कि जो स्थापना करते समय, नाटो की स्थापना करते समय जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या कितनी थी, वो थी 12। ध्यान रखना है, 12 थी कुल संख्या। अब देखिए जो यूएसए संगठन है, और भी बाकी संगठन हुए थे नाटो के अलावा, कुछ और भी संगठन थे यूएसए के, वो कौन कौन से थे, पहला तो नाटो है, दूसरा सीटो और तीसरा सेंटो, SENTO। तो आपको ध्यान रखना है ये 3 संगठन थे यूएसए के। अब देखिए भारत, जैसे आपको पता होगा जो भारत है ना तो वो नाटो का सदस्य था और ना ही वो यूएसएसआर सोवियत संघ का संगठन था। तो भारत किसका था, यानी कि किसी का भी नहीं था वो। तो भारत किस प्रकार से अलग रहा, तो भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी, एक नया रास्ता उपलब्ध करवाया था कि हम क्या है, जो भी देश नाटो या फिर जो वार्सा पैक्ट है उसमें नहीं जाना चाहता है वो क्या कर सकता है, अलग रह सकता है, गुट निरपेक्ष रह सकता है। यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना। गुट का मतलब ही ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1961 में हुआ था। ध्यान रखना है आपको, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो 1961 में ही हुआ था, क्योंकि शुरुआत ही तब हुई है गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो 1961 में ही हुआ था। और कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, 5 संस्थापक सदस्य थे उस समय। कौन कौन थे, भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और गाना। अब देखिए जो भारत है उसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। यूगोस्लाविया के कौन थे, जोसेफ ब्राज टीटो थे। नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। मिस्र के कौन थे, गमाल अब्दुल नासिर थे। इंडोनेशिया के कौन थे, सुकर्णो थे। घाना के कौन थे, वामे अनकुरमा थे। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, आपके जो कार्टून के क्वेश्चन है, कार्टून दिखाकर भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो ध्यान रखना है आपको। और ये जो क्वेश्चन बैंक है केस स्टडी बेस, उसमें इसी तरीके के जो कार्टून है आपके दिए गए हैं। और ये जो कार्टून है आपकी एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, यानी कि सीबीएसई ने अलग से जो कार्टून है वो दिए हैं। पर आपका जो कार्टून होगा आप उसे देख के समझ जाएंगे कि ये किसके कौन से चैप्टर से पूछा गया, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए जो ये प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था उस टाइम पर जो कुल सदस्य हैं वो कितने थे, 25 थे। यानी कि पहली बार जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, उस समय कितने टोटल सदस्य थे, तो 25 थे। और वर्तमान में देखा जाए तो 2012 में क्या है, 120 सदस्य हो गए हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में शामिल होने वाले। तो 120 हो चुके हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जो छोटे देश हैं उनमें क्या होता था, जो महाशक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी, 2 शक्तियाँ थी, एक तो यूएसए थी और दूसरी कौन सी थी, यूएसएसआर थी। तो ये दोनों क्या करती थी, ये दोनों महाशक्तियाँ छोटे देशों को बहुत महत्वपूर्ण मानती थी, यानी कि उन्हें अपने में शामिल करती थी, उन्हें कुछ ना कुछ देती थी। तो ऐसा वो क्यों करती थी, वो तो खुद इतनी मजबूत है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो ऐसा क्यों करती थी, उसके पीछे कुछ रीज़न थे। कौन कौन से थे, पहला प्रमुख संसाधन, ये क्या है, इन्हीं प्रमुख संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करती थी। इन्हीं संसाधन थे,
तेल थे, इस तरीके के जो संसाधन थे वो पूर्ण मात्रा में थे। तो इनसे क्या होता था, महाशक्तियों की चीज़ें प्राप्त होती थी। ठीक है, प्रमुख संसाधन के तौर पर थे। दूसरा, महत्वपूर्ण इलाके। अब महत्वपूर्ण इलाके किस तरीके से थे, यहाँ पर क्या करती थी, ये जो महाशक्तियाँ थी ये क्या करती थी, अपने जो हथियार हो गई, जो सेना हो गई, उनका संचालन यहाँ से करती थी। यानी कि ये जो छोटे छोटे देश थे इनमें क्या करती थी, सेना का संचालन और हथियार रखने के लिए छोटे जो देश हैं इन्हें इस्तेमाल करती थी। अब देखिए सैनिक ठिकाने, सैनिक ठिकाने का मतलब क्या है। अब मान लीजिए यूएसएसआर है, उसका कोई, अब जैसे उसका कोई भी एक छोटा देश है जो उसमें शामिल हो चुका है और वो क्या है, अमेरिका के पास में है, तो वहाँ पर क्या करती थी, वो सैनिक अपने जो सैनिक है वहाँ पर तैनात कर देती थी, जिससे क्या है वह जासूसी कर सकती थी अमेरिका की, यूएसए की। तो ये आप एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं। अब देखिए आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता किस तरीके से, जो ये छोटे छोटे देश थे वो क्या करते थे, सैन्य खर्च वहन करने में मदद करते थे महाशक्तियों की। यानी कि जो सैन्य खर्च होता था उसे क्या करते थे, छोटे देश अगर कुछ थोड़ा बहुत भी देंगे तो मिलाकर क्या है, जो सैन्य खर्च है अपनी सेना बढ़ा सकती थी। उस खर्च जो भी दिया जा रहा है छोटे देशों के द्वारा, उसको लेकर क्या है अपने जो सेना है उस पर उसे लगा सकती थी, जिससे क्या है सेना को बढ़ा सकती थी। क्योंकि उस टाइम पर यूएसए और यूएसएसआर दो महाशक्तियाँ थी और किस बेस पे थी, सेना के आधार पर थी। तो अपनी सेना पर ये खर्च कर सकती थी और इसे और बढ़ा सकती थी, क्योंकि इन दोनों में मुकाबला चल गया था, प्रतिस्पर्धा हो गई थी, कंपटीशन हो गया था कि मैं ही क्या हूँ, पूरे विश्व पर राज करने वाला हूँ। तो इसको लेकर ये प्रूफ करने के लिए वो अपनी सेना पर दिनों दिन खर्च करते थे और इसका जो खर्च है वो इन छोटे देशों से लिया जाता था। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण हो गई है। अब देखिए जो बर्लिन की दीवार है वो कब गिरी है, 1989 में गिरी है। अब बर्लिन की दीवार का क्या संबंध है, यहीं से क्या हुआ था, आपको दो बातें ध्यान रखनी है। बर्लिन की जो दीवार है वह क्या है, जो जर्मनी है उसका जो एकीकरण है उसके कारण नहीं हो पा रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूएसए है संगठन नाटो है, यूएसएसआर का वार्सा पैक्ट है, तो जो यूएसए है उसमें क्या था, पश्चिमी जो जर्मनी है, क्योंकि उसे क्या पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है नाटो को, तो उसमें क्या है जो पश्चिमी जर्मनी है वो शामिल थी। और जो पूर्वी गठबंधन किसे कहा जाता है, वार्सा पैक्ट, यानी कि यूएसएसआर का जो संगठन है तो उसमें जो पूर्वी जर्मनी है वो शामिल थे। तो इसलिए क्या है, ये जो जर्मनी है इसके दो टुकड़े हो गए थे, पूर्वी और पश्चिमी। पर जब और इसके टुकड़े के इसे टुकड़े यानी कि अलग करने में कौन हेल्प कर रहा था, बर्लिन की जो दीवार है वो मदद कर रही थी। तो जब जर्मनी के जो लोग हैं वो आक्रोश में हो गए तो उन्होंने क्या किया, जो बर्लिन की जो दीवार है जो इन दोनों को अलग कर रही थी इसे तोड़ दिया, तोड़ कर गिरा दिया। और कब गिराया, 1989 में गिराया। और उसी के बाद क्या है, जर्मनी का एकीकरण हो गया 1990 में। और इसी के साथ क्या हुआ, जो शीत युद्ध है, जो कोल्ड वॉर था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आपको ध्यान रखना ये ख़त्म हो गया। अब देखेंगे हम इसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो MCQs हैं वो कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, शीत युद्ध किन दो गुटों से संबंधित था। तो जो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध का मतलब होता है हमेशा युद्ध होने की संभावना रहना परंतु युद्ध कभी ना होना, तो इसे शीत युद्ध कहते हैं। तो इंग्लिश में से कोल्ड वॉर कहते हैं। तो इस समय जब हम देखते हैं 1945 के बाद जो शीत युद्ध है उसका आरंभ होता है। और उस समय कौन से ऐसे दो गुट थे जिनके बीच में ऐसी संभावना रहती थी कि हमेशा युद्ध होगा, युद्ध छिड़ जाएगा कभी ना कभी, परंतु युद्ध नहीं होता था। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी को आता होगा, आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है चीन पाकिस्तान, दूसरा अमेरिका गुट सोवियत गुट, तीसरा फ्रांस ब्रिटेन और चौथा है जर्मनी इटली। तो हम सभी को पता है जो यूएसए यानी कि जो अमेरिका है और जो सोवियत संघ यानी कि जो सोवियत संघ यूएसएसआर है, उनके जो गुट थे उनके आपस में क्या रहता था, शीत युद्ध होने की संभावना रहती थी, क्योंकि दोनों क्या थे, महाशक्ति के रूप में उभरे थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, 1945 के बाद। तो इसलिए इन दोनों के बीच में हमेशा यह रहता था कि कंपटीशन रहता था, प्रतिद्वंद्विता रहती थी कि हम क्या कर रहे हैं। अमेरिका सोचता था कि वह यूएसएसआर से ज़्यादा ताकतवर है और यूएसएसआर सोचता था वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता रहती थी, इसी कारण इन दोनों के बीच में युद्ध होने की संभावना रहती थी, परंतु युद्ध नहीं हुआ। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। तो ये क्या थे, उस समय शीत युद्ध किन दो गुटों से संबंधित था, अगर पूछा जाता है तो अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों से संबंधित था। अगर पूछा जाए कौन से दो देशों से संबंधित था, तो क्या होगा, अमेरिका और सोवियत संघ। तो ये जो इसका बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से शीत युद्ध का सही अर्थ क्या है? तो जैसे कि अभी हमने बात की, शीत युद्ध का अर्थ ही समझा था हमने, पर नॉर्मली समझा था। अब हमें क्या करना है, जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से देखना है कि शीत युद्ध का अर्थ कौन सा है। तो देखिए, पहला, अमेरिकी एवं सोवियत गुट के बीच व्याप्त कटु संबंध जो तनाव, भय एवं ईर्ष्या पर आधारित थे। तो यही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शीत युद्ध से तात्पर्य ही क्या होता है कि युद्ध होने की संभावना रहनी परंतु युद्ध नहीं होना। तो अमेरिका और सोवियत जो गुट थे उनके बीच में क्या होता था, हमेशा कटु संबंध व्याप्त थे। कटु संबंध का मतलब होता है खट्टे, खराब संबंध, और जिनके कारण उनके बीच में तनाव रहता था, भय होता था, युद्ध होने का भय रहता था, और ईर्ष्या यानी कि जलन का भाव रहती थी, ईर्ष्या का भाव रहता था। इसके कारण हमेशा युद्ध होने की संभावना होती थी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिकन गुट ने किस सैनिक गठबंधन का निर्माण किया? तो अमेरिका जो गुट है उसने कौन सा जो सैनिक गठबंधन है उसका निर्माण किया था? तो पहला ऑप्शन है नाटो, दूसरा सीटो और तीसरा है सेंटो। तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो अमेरिका है उसका नाटो गुट था, यानी कि नाटो ग्रुप था, वो क्या था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल नाटो ही जो अमेरिकी गुट था। इसके साथ साथ अमेरिका ने सीटो, सेंटो, ये इन गुटों का भी निर्माण किया था, इन गुटों का भी गठन किया था। तो इसके लिए इसका जो उपरोक्त सही वाला आंसर है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत गुट ने निर्माण किया। तो यहाँ पर जहाँ पर भी सोवियत गुट लिख रखा है तो यहाँ पर गुट के स्थान पर संघ आएगा। सोवियत संघ ने निर्माण किया। तो पहला ऑप्शन है नाटो, दूसरा सीटो, तीसरा वार्सा पैक्ट और चौथा सेंटो। तो देखिए, जो नाटो है, सीटो है और सेंटो है, ये तीनों के तीनों जो यूएसए ने इनका निर्माण किया था, यानी कि जो यूएसए है उसके गुट कहलाते हैं ये। वार्सा पैक्ट या फिर लाल पैक्ट जिसे कहा जाता है, वो क्या है, वो सोवियत संघ के अंडर में आता है, सोवियत संघ ने उसका निर्माण किया था। तो सी जो ऑप्शन हमारे सामने है ये इसका सही आंसर होगा, वार्सा पैक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की? तो भारत जो है उसने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए या फिर दोनों महाशक्तियों से अलग रहने के लिए, क्योंकि दोनों महाशक्तियां क्या चाह रही थी कि जो नव स्वतंत्र देश है, क्योंकि भारत भी कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, तो जो नव स्वतंत्र देश है वो क्या हो, हमारे गुट में शामिल हो जाए। सोवियत संघ चाहता था वार्सा पैक्ट में शामिल हो जाए और यूएसए चाहता था नाटो में शामिल हो जाए। तो इस शीत युद्ध की लड़ाई से बचने के लिए, किसी भी गुट में शामिल ना होने के लिए भारत ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की या फिर कौन सा आंदोलन अपनाया? तो पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन, तीसरा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, असहयोग आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों के तीनों जो आंदोलन है ये हमारी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चलाए गए थे। परंतु शीत युद्ध से अलग रहने के लिए, किसी भी गुट में शामिल ना होने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी भारत ने। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। अगर इसका अर्थ देखें हम, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट के फेवर में ना होना, किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी भी गुट के पक्ष में ना होना, हर जो भी गुट है उससे अलग रहना। गुट का मतलब होता है ग्रुप। अगला क्वेश्चन, नाटो किसका था? नाटो था अमेरिका का। नाटो संधि का निर्माण कब किया गया? तो जो नाटो संधि है या फिर जो नाटो है उसका गठन कब किया गया? सन 1949 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जो मैंने चैप्टर 1 करवाया था शीत युद्ध का दौर, उसमें भी क्वेश्चन कवर हो रहे थे। तो आपके चैप्टर से बाहर नहीं आते, बस घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्सा संधि का निर्माण कब हुआ? यानी कि जो वार्सा पैक्ट है उसका निर्माण कब हुआ, जो सोवियत संघ का था? तो पहला ऑप्शन है सन 1955 में। तो 1955 जो इसका ऑप्शन है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी देश है? पहला अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा इंग्लैंड या फिर चौथा उपरोक्त सभी? तो अमेरिका भी पूंजीवादी देश के अंतर्गत आता है, फ्रांस और इंग्लैंड भी, तो इसका उपरोक्त सभी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सोवियत गुट यानी कि जो सोवियत संघ है में कौन सा देश शामिल था? तो जो सोवियत संघ है उसके अंतर्गत देखिए, ऑप्शन देखिए, पहला पोलैंड, दूसरा पूर्वी जर्मनी, तीसरा बुल्गारिया
और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो चौथा है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पोलैंड भी सोवियत संघ में शामिल था, पूर्वी जर्मनी भी सोवियत संघ में शामिल था, और बुल्गारिया भी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? तो जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो कब हुआ था? पहला सन 1959, दूसरा सन 1961, तीसरा सन 1962 और चौथा सन 1965। तो क्यूबा मिसाइल संकट है वो हुआ था सन 1962 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही होगा। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसे समझने के लिए आपको चैप्टर 1 शीत युद्ध का जो दौर है उसे करना होगा, तो आपको समझ में आएगा क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो उसी समय से शीत युद्ध का आरंभ हो गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, विश्व में दो महाशक्तियां उभर कर आई थी, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, उन्हीं के बीच में शीत युद्ध हुआ था। तो ये जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। केवल द्वितीय विश्व युद्ध हो तो आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं हुआ था शीत युद्ध का आरंभ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध निम्न में से किसी एक से संबंधित है? तो जो शीत युद्ध है, यहाँ पर जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किससे संबंधित है? तो पहला राजनीतिक अविश्वास से, दूसरा सैनिक प्रतिस्पर्धा से, तीसरा वैचारिक मतभेद से, या फिर उपरोक्त सभी चौथा, उपरोक्त तीनों से चौथा। तो देखिए, पहला राजनीतिक अविश्वास से। तो जो राजनीतिक अविश्वास था तभी तो जो अमेरिका है उसे खतरा हुआ कि जो क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने ठिकाना बना लिया है, इसी कारण तो जो शीत युद्ध होने की संभावना हुई थी। इसके साथ साथ जो सैनिक प्रतिस्पर्धा है आपस में रहती थी, कंपटीशन रहता था, और वैचारिक जो मतभेद है वो भी उनके बीच में कायम रहते थे। वैचारिक रूप से भी जो मतभेद होते थे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो इन सभी कारणों से क्या है, शीत युद्ध का संबंध है, और इन सभी कारणों से ऐसा लगा कि अब युद्ध होकर ही रहेगा, अब जो युद्ध है वो होकर ही रहेगा। तो उपरोक्त तीनों से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया? पहला एशिया, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा यूरोप और चौथा अफ्रीका। तो आपको ऐसे ही कोई आंसर नहीं देना है, एग्जाम में भी आपको सोचना है, समझना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं रिलेटेड भी है या नहीं है क्वेश्चन के। आपने जो आंसर मन में ऑप्शन में लाया है, आपने जो सोचा है आंसर, उसके पीछे रीजन है या नहीं है जो पूछा गया है। तो देखिए, अब जो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है कि शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप जो था वह अखाड़े के रूप में आया। अखाड़ा मतलब युद्ध का जो अखाड़ा होता है उसके रूप में। तो देखिए, जो यूरोप था, आपको याद होगा जो यूरोप है वही क्या था, दोनों महाशक्तियों के बीच में कॉमन था, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर जो देश थे वो किसके साथ थे, अमेरिका के साथ थे, और जो पूर्वी यूरोप के ज्यादातर देश थे वो किसके साथ थे, सोवियत संघ के साथ थे। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था जो यूरोप है वही क्या है, दोनों महाशक्तियों के बीच में एक अखाड़े के रूप में था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशक्तियों के लिए छोटे देश लाभदायक थे? तो जो महाशक्तियां थी उनके लिए जो छोटे देश होते थे वो क्यों लाभदायक होते थे? उनसे उन्हें ऐसा क्या प्रॉफिट मिलता था? क्योंकि वो तो छोटे थे और महाशक्तियां इतनी ज़्यादा ताकतवर थी, तो उनसे उन्हें ऐसा क्या लाभ होता था कि वह उन्हें अपनी गुट में शामिल करना चाहते थे, उनका विकास कर रहे थे। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ना। पहला ऑप्शन अपने भू क्षेत्र के कारण, दूसरा तेल और खनिज के कारण, तीसरा सैनिक ठिकाने के कारण और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए, एक एक ऑप्शन देखेंगे और जानेंगे कि कौन सा सही है। पहला देखिए, अपने भू क्षेत्र के कारण। भू क्षेत्र के कारण मतलब कि आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा जो छोटे देश है, भू क्षेत्र मतलब भूमि का जो क्षेत्र होता है। तो जो देश जहाँ पर स्थित थे उनका जो भू क्षेत्र था वो क्या था, महाशक्तियों के लिए जरूरी था, क्योंकि उनसे उन्हें क्या प्राप्त होता था, यहाँ से जो इन क्षेत्रों से जो महाशक्तियाँ थी वो क्या करती थी, वो अपने हथियारों और सेना का संचालन करती थी। अगर जो देश हैं उनमें शामिल हो जाएंगे तो एक देश से दूसरे देश में हथियार हैं और जो सेना है उन्हें पहुंचाया जा सकेगा, उनका संचालन किया जा सकेगा।
पर फर्स्ट ऑप्शन देख के आपको नहीं रुकना है, आप दूसरे ऑप्शन है वो भी देखने हैं। वाला देखिए, तेल और खनिज के कारण। तो हाँ, तेल और जो खनिज है उनके कारण भी जो महाशक्तियां थी वो छोटे देशों को अपने में शामिल करना चाहती थी, क्योंकि इनसे क्या उन्हें क्या प्राप्त हो रहा था, तेल प्राप्त हो रहा था और महत्वपूर्ण जो खनिज थे, यानी कि ये जो क्षेत्र थे, जो छोटे देश थे, वो एक प्रमुख संसाधन के रूप में भी उन्हें दिखाई दे रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है इसका, पर हम इसे से सही नहीं कह सकते। और भी ऑप्शन देखिए, सैनिक ठिकाने के कारण। हाँ, यहाँ से जो महाशक्तियां हैं वो क्या करती थी, दूसरी महाशक्ति पर क्या करती थी, जासूसी करती थी कि वो जो दूसरी महाशक्ति है वो क्या कर रही है। क्योंकि अगर मानिए यूएसए यहाँ पर है और यूएसएसआर इतनी दूर है, तो उसे निगरानी करने में कितना ज़्यादा वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा दूरी पर है। अगर मान लीजिए यूएसएसआर का कोई एक ऐसा देश जो यूएसएसआर में शामिल है वह यूएसए के नज़दीक है, तो वो क्या कर सकता है, आसानी से इस पर निगरानी कर सकता है। तो यही तो डर हुआ था यूएसए को क्यूबा मिसाइल, क्यूबा से होगा, इसका होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान किस देश की काफी जनहानि हुई। तो जो शीत युद्ध है उसके दौरान कौन से देश की सबसे ज्यादा हानि हुई थी। तो पहला अफगानिस्तान, दूसरा वियतनाम, तीसरा कोरिया और चौथा उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा इसका। जो शीत युद्ध है उसके दौरान सबका, जो अफगानिस्तान है, वियतनाम है, कोरिया है, इन सब की क्या हुई थी, हानि हुई थी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्सा पैक्ट किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। तो जो वार्सा पैक्ट है वो कौन से समय, कौन सा ऐसा सन था जब समाप्त हुआ था। पहला 1982, दूसरा 1984, तीसरा 1991 और चौथा है 1995। तो अब आप सोचेंगे वार्सा पैक्ट समाप्त होने के बारे में तो कोई भी बात यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में नहीं बताई गई थी हमें, परंतु अगर आप थोड़ा सा सोचने की और कोशिश करें तो आपको याद आएगा कि जो सोवियत संघ है वो उसका विघटन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। तो जो वार्सा पैक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ था, सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसका पतन हुआ, उसी समय जो सोवियत संघ ने जिस गुट का निर्माण किया था, वार्सा पैक्ट उसका नाम था, उसका भी विघटन हुआ होगा। तो सी जो ऑप्शन है वो इसका सही होगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी गुट का नेता कौन था। तो जो पूंजीवादी गुट है उसका नेता कौन था। पहला सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा है चीन। तो पूंजीवादी गुट किसका था। अगर हम वैसे भी देखें कि पूंजीवादी देश कौन सा है, तो इसमें हमें अमेरिका क्या है वो पूंजीवादी देश दिख रहा है, क्योंकि भारत क्या है मिश्रित था, सोवियत क्या है साम्यवादी था, चीन क्या है वो भी साम्यवादी है, तो अमेरिका ही क्या था पूंजीवादी है। और अमेरिका ने कौन सी गुट का निर्माण किया था, नाटो, सीटो और सेंटो। तो पूंजीवादी गुट का जो नेता होगा वो भी अमेरिका ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला, साम्यवादी गुट का नेता कौन था। अब साम्यवादी गुट की बात कर रहे हैं तो साम्यवादी किसका है। उस समय जब शीत युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो साम्यवादी किसका था, सोवियत संघ का था। तो अब देखिए, क्योंकि चीन ने भी साम्यवाद अपना रखा है, परंतु सोवियत संघ और जो अमेरिका है वो महाशक्तियाँ थी, उन्होंने अपने गुटों का निर्माण किया था, चीन ने नहीं किया था। तो जो साम्यवादी गुट है उसका नेता कौन होगा, सोवियत संघ। इनडायरेक्टली क्या पूछ रखा है, वार्सा पैक्ट का नेता कौन था, तो सोवियत संघ होगा। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था, यूरोप आया था। हमने अभी भी ऊपर देखा था कि जो यूरोप है उसमें जो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश थे वो किसके साथ थे, अमेरिका के साथ थे, और जो पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश थे वो किस में शामिल थे, वो थे सोवियत संघ में। तो जो यूरोप है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूबा का संबंध किस महाशक्ति से था। तो जो क्यूबा है उसका संबंध कौन सी महाशक्ति से था। पहला सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा भारत। क्यूबा है उसका संबंध किससे था, सोवियत संघ से था, क्योंकि क्यूबा किसकी तरफ अट्रैक्ट था, सोवियत संघ की तरफ था। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। तो जो शीत युद्ध है उसका प्रारंभ कब हुआ था। अब इसका आंसर आपको बताना होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में आपको बता रखा है कि कब हुआ था इसका आरंभ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 1945 में, अभी मैंने इस वीडियो में ही आपको बताया कि शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था। तो ये तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि ये आपको चेक करने के लिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें आपने कुछ सीखा भी है नहीं सीखा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन,
अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए? तो जो अमेरिका है उसने 1945 में, अगस्त 1945 में, तो उस समय जब अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान पर बम गिराया, तभी क्या हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसी के साथ। तो जापान के वो दो शहर कौन से थे जिस पर बम गिरा था और जिसका अभी तक रिजल्ट क्या आ रहा है हम सभी को पता है। तो पहला हिरोशिमा एवं नागासाकी, दूसरा हिरोशिमा एवं टोक्यो, तीसरा क्योवे एवं नागासाकी और चौथा टोक्यो एवं नागासाकी। तो देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी ऐसे दो शहर थे जापान के जिस पर अमेरिका ने क्या किया था? बमबारी की थी, बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था। और इसका रिजल्ट ये है आ रहा है कि अभी तक वहां पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें कोई ना कोई कमी हो रही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? तो जो गोर्बाचेव है वह सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे 1985 में। तो आपको ये याद रखना है। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य बनी बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? तो जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी है उनके बीच में क्या बना था? बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया था। तो उसे गिराया गया था सन 1989 में। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। जो बर्लिन की दीवार थी वह शीत युद्ध का प्रतीक थी। तो जब सन 1989 में उसे गिराया गया और उसके बाद ही क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद जो शीत युद्ध है वह खत्म हो गया था। अगला, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जो जर्मनी है उसका एकीकरण कब हुआ? इसका मतलब है कि जो जर्मनी थी वह पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में बटी हुई थी बर्लिन की दीवार के कारण। तो उसका एकीकरण कब हुआ होगा? ऑप्शन नंबर 1 है इसका 1980, दूसरा 1990, तीसरा 1991 और चौथा है इसका 1995। तो जर्मनी का एकीकरण कहें तो क्योंकि बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी, तो उसके बाद ही क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ 1990 में। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो जो सोवियत संघ है उसका विघटन कब हुआ था? 1985 में, दूसरा 1999 में, तीसरा 1995 और चौथा 1991 में। जो सोवियत संघ है उसका पतन हुआ था, या विघटन मतलब पतन, कब सोवियत संघ बिखर गया था? तो वो था 1991 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक हैं? तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उनके जो 5 संस्थापक थे, भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के थे वामे अनकुरमा। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जोसेफ ब्रास टिटो भी थे, गमाल अब्दुल नासिर भी थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, जोसेफ ब्रास टिटो वह यूगोस्लाविया के थे, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के थे। तो ये सारे के सारे गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही है। अगला देखिए, पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन है वह हुआ था, पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा बेलग्रेड, तीसरा टोक्यो और चौथा मॉस्को। तो जो बेलग्रेड है उसमें ही क्या हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, वो भी कब? 1961 में। तो आपको याद रखना 1961 में पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, वो भी बेलग्रेड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल थे? तो पहला जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था तो उसमें कितने देश शामिल थे? पहला 20, दूसरा 25, तीसरा 30 और चौथा है 35। तो जो 25 सदस्य पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, बाद में उनकी संख्या बढ़ गई थी। तो जो यहाँ पर बी ऑप्शन में 25 दे रखा है ये सही है इसका। अगला, निम्नलिखित में से एक देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश है। तो यहाँ पर जो संस्थापक देश पूछ रखा है यहाँ पर, तो पहला भारत, हमें पता है जो भारत के जवाहरलाल नेहरू हैं वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे और भारत ने ही क्या किया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसलिए जो भारत है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से किस वर्ष बांडुंग सम्मेलन हुआ? तो जो बांडुंग सम्मेलन है वो कब हुआ था? बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही है। गुट निरपेक्ष देशों के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? कब गुट निरपेक्ष का सम्मेलन हुआ है अभी तक का? तो वो हुआ है, कितने सम्मेलन हुए अगर यह निकालेंगे हम
तो जो 18 सम्मेलन हुए हैं और कब हुए हैं, वो हुआ है 2019 में। इसमें कौन सा देश था, तो इसमें था अजरबैजान के बाकू में यह 18वां सम्मेलन हुआ था। और कब हुआ था, 2019 में हुआ था। दोनों आंसर आपके ये यहाँ पर कवर हो रही है, तो आपको करंट का देखना है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। तो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो हमने ऊपर देखा था सन 1990 में जो जर्मनी है उसका एकीकरण हुआ था। इसका मतलब है पूर्वी और जो पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो दीवार बनी हुई थी, बर्लिन की दीवार, उसे तोड़ा गया था 1989 में, और उसके एक साल बाद 1990 में एकीकरण हुआ था जर्मनी का। तो सन 1990 इसका आंसर होगा। अगला, गुट निरपेक्ष देशों की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आपको करंट का मिल रहा हो तो आप करंट का भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न एक शीत युद्ध का परिणाम है। तो शीत युद्ध का परिणाम कौन सा है, शीत युद्ध का कौन सा परिणाम है इनमें से। पहला, एक ध्रुवीय व्यवस्था, दूसरा द्विध्रुवीय व्यवस्था, तीसरा बहुध्रुवीय व्यवस्था, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं रहा था। तो उसका परिणाम क्या था, तो इसका परिणाम क्या था, उस समय दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, दो महाशक्तियां थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो सबसे बड़ा प्रतीक क्या था, जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बनी हुई बर्लिन की दीवार। तो जब बर्लिन की दीवार जो है वह शीत युद्ध का प्रतीक थी, जब वह गिर गई तो उसके बाद क्या हुआ, शीत युद्ध खत्म हो गया सोवियत संघ के विघटन के साथ 1991 में। तो जो बर्लिन की दीवार है उसका गिरना ही क्या है, शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो डी वाला इसका सही आंसर है। साथ एमसीक्यूज यहीं पर खत्म करने होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।